आज हम यहाँ पे एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं या ऐसे विषय पे सुनना जा रहे हैं कि जो हमें पता है लेकिन उसके बारे में बहुत जानकारी अभी हासिल करना बाकी। राजपूतों का इतिहास बहुत गौरवशाली, शौर्य, त्याग और बलिदान का है। आज हम राणा जी की 421वीं जयंती मनोनीत कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में इस व्याख्यान को शुरू करने से पहले मैं भगवान एकलिंग जी, सभी कुलदेवियाँ, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, सबको यहाँ पे नमन करता हूँ। और आज हिंदू सूर्य, कुलभूषण, वीर प्रतापी, धरती के पुत्र, हिंदुआ सूरज, हिंदू सूर्यपुत्र महाराणा प्रताप जी को उनकी जयंती के अवसर पर, 421वीं जयंती के अवसर पर बहुत मनपूर्वक नमन करता हूँ। उनके शौर्य को नमन करता हूँ और उनके बारे में कुछ कहने की मेरी पहली कोशिश होगी। आज इस वक्त उपस्थित राजपूत ग्रुप उद्योग के सभी भाई बहनें और महाराणा प्रताप प्रेमी और सभी जनों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप सबका राजपूत ग्रुप उद्योग की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। आज हम कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे या आज हम कोई राजनीतिक की तरह कोई बात नहीं करेंगे कि राजपूतों का इतिहास क्या है, महाराणा प्रताप जी का इतिहास क्या है। क्या वो बात थी कि वो मान ही नहीं गए अधीनता के बारे में। राणा जी के इतिहास में एक ही बात थी, अगर उनका हम पूरा चरित्र देखें, उनका शौर्य देखें, बलिदान देखें, त्याग देखें, तो ऐसी कौन सी बात थी कि राणा जी आखिर तक उनकी अधीनता को उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया। आज हमें यही देखना है। राजपूतों का इतिहास जानना यह पूरी भारतवर्ष नहीं तो सभी इस धरतीवासियों की एक तमन्ना होती है। क्या कि राजपूतों का इतिहास क्या है, राजपूतों का इस गौरवशाली इतिहास में क्या क्या छिपा हुआ है, ये जानने के लिए हर एक इतिहासकार इस दुनिया का तरसता है। जब अब्राहम लिंकन अपनी भारत यात्रा पर आए थे तो उनकी माँ ने बताया था कि बेटा, भारत से लौटते वक्त मुझे सिर्फ हल्दी घाटी की माटी लाओ। क्या उस माँ को भी इतिहास पता था? वो भी तो बहुत एक महापुरुष की माँ थी और हम तो उस महापुरुष के वंशज हैं। उस खून का कतरा हमारे शरीर में है। फिर हम भी एक नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि हमें सबसे पहले महाराणा जी के बारे में एक विस्तृत जानकारी हो। इस भारत में दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इतिहास घड़ा 450 साल पहले, जब इस शौर्य, त्याग और बलिदान की घटना हुई, तब के इतिहासकारों ने, तब दो प्रकार के इतिहासकार थे। एक मुगल इतिहासकार थे जिसमें अकबरनामा लिखने वाला, और एक ब्रिटिश इतिहासकार था, टॉड था, अबुल फजल और टॉड। एक मुख्य इतिहासकार थे, बदाऊनी था, 2 तारीख वार लिखता था। उन्होंने जो लिखा है वो उन्होंने इतिहास, जो सत्य घटनाओं को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लिखा है, छुपा कर लिखा है, सच्ची बातें सामने नहीं आने दी है। और हमारा दुर्भाग्य है कि उस शौर्य, त्याग और बलिदान का इतिहास हमारे तक पहुंचने में बहुत कठिनाई महसूस हुई। इसलिए हम क्षत्रिय हैं, सबसे पहले हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं। राजपूत जब सिंहासन पर बैठता है तो राजा कहलाता है। राजपूत जब घोड़े पर सवार होता है तो योद्धा कहलाता है। राजपूत जब किसकी जान बचाता है तो क्षत्रिय कहलाता है। और राजपूत जब वचन देता है तो वो राजपूत कहलाता है। इसलिए बहुत दिनों से रघुकुल की रीत चली आए, जान जाए पर वचन न जाए। इस रघुकुल की आज हम बात करने वाले हैं। राणा जी का वंश क्या था? राणा जी जो भगवान रामचंद्र थे, उनके बेटे थे, लव के वंशज थे। राणा जी का जो वंश था तो गुहिल वंश था। हमें इस विस्तार से समझ लेना जरूरी है। राणा जी एक गुहिल वंश के थे, जिस गुहिल वंश की स्थापना 566 में गुहादित्य राजा ने की थी। 566 से लेके राणा जी का जो राज तिलक था 1572 तक, जो 54 राजा हो गए, वो बहुत शूर, महाप्रतापी और वीर थे।
उस राणा प्रताप जी 54वें राजा थे। राणा प्रताप जी का जो वंश था वो गुहिल वंश था। इस गुहिल वंश में जो महापराक्रमी राजा हो गए, उनके बारे में हमें जो 4-5 राजाओं के बारे में हमें मालूमात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राणा प्रताप जी की जो शौर्य और बलिदान की गाथा है उसका वो जो पूर्व इतिहास है। जब हम राणा जी की शौर्य गाथा का आज का हमारा सब्जेक्ट है, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं जानता हूं कि राणा जी, उनके पहले जो 3-4 राजा हो गए जो महान थे, जिन्होंने पूर्व इतिहास रचा, उनके बारे में मालूम होना बहुत जरूरी था। जो 712 में अरब से जो वहाँ का एक गवर्नर आया था मोहम्मद बिन कासिम, उसने पहली बार हमारी सिंध को क्रॉस करके, सिंध को लांघ कर हमारे हिंदुस्तान में आया था और उसने हमारे कुछ प्रदेशों पर कब्जा किया था। लेकिन उसको हमारे जो बाप्पा रावल थे, जिन्होंने इस मेवाड़ घर की घराने की स्थापना की, उस बाप्पा रावल जी ने 733 में उसने सब जीते हुए प्रदेशों पर अपना हक जमाया और उन्होंने अपनी राजधानी गजनी की। इतने शूर हमारे वीर थे। बाप्पा रावल जी के बाद मैं कहूँगा कि जो 1301 में थे हमारे राजा रतन सिंह थे, जो माँ पद्मिनी का जौहर का जो इतिहास है। उसके बाद थे राजा हमीर देव थे, जो पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार चित्तौड़, जो एक शूरता का, एक वीरता का, एक प्रभुत्वता का और एक सम्मान का हिंदुस्तान में का प्रतीक था, चित्तौड़, उसको ले लिया था 1303 में। उसको ईस्वी 1326 ने हमीर देव ने वापस लिया। उसके बाद हुए राणा कुंभा। राणा कुंभा की जो बात है वो कुछ अलग है। राणा कुंभा ने गुजरात मालवा में अपना शौर्य दिखाया। राणा कुंभा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया। राणा कुंभा एक बहुत शूर थे, उन्होंने कभी किसकी गुलामी नहीं की। राणा कुंभा के बाद हमारे शूर राजा आते हैं राणा सांगा, जो उनके नाती थे। राणा कुंभा के नाती राणा सांगा थे, राणा सांगा के नाती राणा प्रताप थे। हमें याद रखना चाहिए कि 3 महान पुरुष वो इतिहास के सबसे बड़े ऊंचाई पर हैं। राणा सांगा ने अपने बलबूते पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में अपना राज्य स्थापन किया था। जो तुर्क आया था बाबर, उसको खानवा के युद्ध में भी उसने धूल चटाई थी। राणा सांगा ने 100 लड़ाइयाँ की थी। उनके शरीर पर आखिरी वक्त तक 80 घाव थे। उनके आखिरी वक्त तक एक आंख, एक पाव और एक हाथ नहीं था। इतने शूर राणा सांगा थे। उन्होंने अपने आने वाले पीढ़ियों को कहा कि कभी गुलामी मत करना। उनका इस संदेश अपने आने वाले पीढ़ियों तक था। फिर वहां से शुरू होता है महाराणा प्रताप जी का इतिहास शुरू होता है। हम राणा बाप्पा रावल जी को समझ चुके हैं, राणा कुंभा जी के बारे में समझ चुके हैं, जो 14वीं सदी में थे, और जो राणा सांगा के बारे में हम समझ चुके हैं। आप जो इतिहास शुरू होता है, जो गौरवशाली इतिहास शुरू होता है, जो राणा प्रताप जी का इतिहास शुरू होता है। राणा प्रताप जी के पिताजी जो थे राणा उदय सिंह जी, इनके बारे में मैं कहूँगा। आज हम इस विषय में हम 3 युद्धों का चर्चा करेंगे, जिसमें 1568 का अकबर का चित्तौड़ पर का युद्ध, 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध और 1582 का देवेर छापली का युद्ध। ये इतिहासकारों ने बहुत बातें छुपा के रखी, बहुत तोड़ मरोड़ कर इतिहास यहाँ पे लिखा रखा है। तो हम राणा जी के बारे में जानने से पहले उनके पिताजी के बारे में, जो इनको पिताजी का क्या इतिहास था। उनके पिताजी जो राणा सांगा जी के बाद जो माँ कर्णावती थी, जो उदय सिंह की माँ थी, उन्होंने जौहर किया था। वो मैं आपको जौहर के जब मैं बताऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन तब तक राणा सांगा का एक भाई था, बड़ा भाई था पृथ्वीराज। उसकी जो एक दासी पुत्र था बनवारी, उसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। ईस्वी 1536 से लेकर 1540 तक उसने पूरी दहशत इस भारतवर्ष में निर्माण की थी। उसको दूर करने के लिए राणा उदय सिंह को अपनी बहुत शक्ति खर्च करना पड़ी। लेकिन 1540 में सामंत, सरदार और सेनापतियों ने राणा उदय सिंह को, जो मुख्य थे, जो उसके गादी के सच में वारिस थे, उनको अपनी जगह दिला दी। और फिर शुरू होता है 1540 से राणा उदय सिंह का अपना राज। और इसी वर्ष में एक बहुत अच्छी इस भारतवर्ष में घटना घड़ी
कि एक शूर प्रतापी हिंदू शौर्य तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वो जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597 और इंग्लिश तारीख के अनुसार 9 मई 1540 को हुआ। महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ के महान किले में हुआ। कुंभलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। उसके बाद शुरू होता है राणा उदय सिंह जी का राजकारभार। उसी वक्त जब राणा प्रताप जी जो सबसे बड़े थे, लगभग उदय सिंह ने 20 शादियां की थी। उनको तकरीबन 25 संतान थी, 25 बच्चे थे। उनमें सबसे बड़े राणा प्रताप जी थे। और उनकी जो बचपन की बातें आपको बताऊं तो जो हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में सुनते हैं, ठीक उसी तरह थी। जो उनके उम्र से ज़्यादा समझदार थे, संयमी थे, नीतिवान थे, निष्ठावान थे, राजनिष्ठ थे, देशभक्त थे। उन्होंने अपनी जो पूरी बचपन की शिक्षा थी, जो सामरिक शिक्षा थी, जो लड़ाई की शिक्षा थी और इतर शिक्षा थी, वो अपनी माँ जयंती बाई और अपने मामा मानसिंह सोनगिरा इनके नेतृत्व में पूरी की। उनके बचपन में लगता था कि ये बालक कुछ और अलग ही निकलेगा। बचपन का किस्सा बताता हूँ। महाराणा प्रताप जी इतने शूर थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, उतना ही उनका भाई एक विद्वान बुद्धिमान था। उसका नाम था शक्ति सिंह। शिकार के वक्त कुछ दोनों में अनबन हो गई। दोनों में अनबन होने की वजह से ये झगड़ा हुआ। वो झगड़ा करमचंद ने सामंत ने छुड़ाया, लेकिन ये बात जब राणा उदय सिंह तक पहुंच गई तो राणा उदय सिंह ने शक्ति सिंह को डांटा और उन्हें यहाँ से राज से निकल जाने के लिए कहा। दुर्भाग्य की बात है कि शक्ति सिंह सीधा निकलकर अकबर के पक्ष में निकल गए और राणा जी ने महाराणा जी को भी एक शिक्षा फरमाई। उन्हें कहा कि आप किले से नीचे जाओ। और किले के नीचे पानकोटली गांव था। उस पानकोटली गांव में महाराणा जी उनके साथ उनके मामा मानसिंह सोनगिरा और उनकी माँ जयंती बाई ये सिर्फ रहेंगे और सिर्फ उनको ही वो कुछ बातें कर सकेंगे। महाराणा जी को माँ जयंती बाई ने और मामा मानसिंह सोनगिरा जी ने उनको राणा कुंभा की, बापा रावल जी की, राणा सांगा की बहुत कहानियाँ पढ़ाई। उनकी पूरी शौर्य की गाथा पढ़ाई, उनको अच्छी शिक्षा दी और उनके मन में देश के प्रति, इस राज्य के प्रति बहुत निष्ठा पैदा की। राणा प्रताप जी उनकी बातों को देखते थे। उन्होंने देखा था कि 1303 को माँ पद्मिनी का जोहर उन्होंने सुना था। 1535 को 8 मार्च पर 1535 को माँ कर्णावती का जोहर सुना था। और अब वो समझदार हो चुके थे। 1557 में उनकी शादी हो चुकी थी। 1557 के बाद 1559 को उनको लड़का हुआ कुंवर अमर सिंह, वो भी बहुत शूर था। इसके बाद जब अकबर ने अजमेर लिया, बीकानेर लिया और उसकी बुरी नज़र चित्तौड़ पर गिरी। उसकी बुरी नज़र चित्तौड़ पर गिरते ही महाराणा उदय सिंह बहुत सावध हुए। उन्होंने देखा कि किसी भी वक्त अकबर अपने तरफ आ सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन एक बात है कि तब तक बहुत सारे राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से आधे से ज़्यादा राजपूत प्रदेशों पर, राजपूताने पर मुगलों का अधिकार बन चुका था। और अब मुगल खुद को सम्राट बनाना चाहते थे। और सम्राट तब तक नहीं बनते थे जब तक वो मेवाड़ को नहीं लेते थे। और मेवाड़ को लेना उनके लिए इसलिए ज़रूरी था कि उनको गुजरात तक जाने का रास्ता चाहिए था। मेवाड़ के शूर राजपूत चाहिए थे और मेवाड़ से उनको चित्तौड़ चाहिए था। और उनको पूरे भारतवर्ष में अकेला सम्राट अकबर को बनना था। इसलिए अकबर ने बहुत सारे तरीके से चित्तौड़ को अपनाने की कोशिश की। लेकिन राणा उदय सिंह ने ये अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। और इसका नतीजा जो 1568 को युद्ध हुआ, वो युद्ध बहुत भयानक था। वो युद्ध के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो युद्ध में 1568 को जब युद्ध हुआ तो युद्ध के लिए राणा उदय सिंह जी के खिलाफ खुद अकबर चित्तौड़ आया था। अकबर कभी खुद जाता नहीं था, लेकिन उस वक्त खुद अकबर चित्तौड़ आया था। चित्तौड़ को आने के बाद राणा जी ने सामंतों के साथ, सेनापतियों के साथ, सरदारों के साथ चर्चा की और कहा कि चित्तौड़ पर युद्ध के बादल गहरा रहे। सभी सामंतों ने राणा जी के और उदय सिंह जी के जितने भामाशाह थे, करमचंद थे, किशनदास चुंडावत थे और
वो सामंती उन्होंने समझाया कि अब वक्त आ चुका है कि जो राज परिवार है राणा जी, आप कुंवर महाराणा प्रताप, उदय सिंह जो महाराणा थे और कुंवर राणा प्रताप जी थे, आप और आपका परिवार यहाँ से कुंभलगढ़ या गोगुंदा निकल जाए, हम किला हमारे पास छोड़ दें। किला छोड़ने के लिए मजबूर किया, क्योंकि आप बचेंगे तो राज बचेगा, क्योंकि युद्ध घनघोर है। अकबर की सेना, उसका युद्ध का तोहफा बहुत बलशाली है, लेकिन हम आखिरी दम तक इस किले को बचाएंगे, लेकिन आप किले से निकल जाओ। इसके खिलाफ राणा जी गए। महाराणा प्रताप जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा, हम खुद लड़ेंगे, अकबर को हम खुद लड़के हराएंगे। इतने जोश में आए, लेकिन किशनदास चुंडावत ने कहा कि बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। आप बचोगे तो और एक बार लड़ोगे, और एक बार उससे बाहर से लड़ोगे, लेकिन आप किले में मत रहिए। राणा प्रताप जी को ये बात मानना पड़ी, पुरखों की बात मानना पड़ी, बड़े बुजुर्गों की बात मानना पड़ी। फिर 1568 को जब अकबर चित्तौड़ आया, तो उसने देखा कि चित्तौड़ आते वक्त देखा कि किला तो बहुत मजबूत है। किले के चौह बाजू को उसने डेरा दिया, सामने उसने उसकी छावनी डाली। उस वक्त छावनी के वक्त उन्हें बताया कि उसने संधि का प्रयास किया, संधि सफल नहीं हुई। फिर संधि सफल नहीं हुई तो फिर उसने साबुत बनाना शुरू किया। साबुत म्हणजे किले के सामने कुछ ऊंचाई पर तोपों के लिए जगह बनाना, उस तोपों से बारूद माना और बारूद के किले के जो बुरुज होते हैं उसको उधार देना और किले में प्रवेश के लिए जगह बनाना। उस वक्त अंदर किले में जो राजपूतों के जो सेनापति थे वो जयमल राठौड़ थे और पत्ता सिंह सिसोदिया थे, जो दो सेनापति थे। उन्होंने तय किया कि एक बार हम अकबर को संधि की वार्ता में फंसाएंगे और हम तैयारी आक्रमण की करेंगे। फिर उधर से संदेश आया, चित्तौड़ में से संदेश आया, 2 शूर सैनिक आए। वो 2 शूर सैनिकों का अकबर ने बहुत स्वागत किया। उसने देखा कि सैनिक तो, सेनापति तो, सरदार तो शूर है, इतने शूर है। उन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि मैं आपसे तभी बात करूंगा तब खुद उदय सिंह मेरे पास आएंगे, जब उदय सिंह आएंगे तब मैं संधि करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे राजा कभी जाते नहीं जाएंगे। संधि की वार्ता विफल हो गई। लेकिन अकबर ने देखा कि दोनों सरदार तो बहुत शूर है, उनको क्या चाहिए पूछा, आप इधर आइए, आप इधर आके बातें कीजिए, आप इधर आइए, इधर से लड़िए, आपको हर चीज मिलेंगी, जागीरदारी मिलेंगी, मनसबदारी मिलेंगी। लेकिन मेवाड़ती था, जो राणा जी का सरदार था, उन्होंने बताया कि हमारे पास सब कुछ है, सिवाय हमारा चित्तौड़ हमारे पास है, पूरे चित्तौड़ हमारे पास है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अकबर ने पूछा कि फिर आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो ठीक है, हमारी आखिरी इच्छा कि अगर इस किले के लिए लड़ते लड़ते अगर हम वीर गति प्राप्त करते हैं तो हमारी जो अंतिम संस्कार है हिंदू पद्धति से की जाए। इस आखिरी इच्छा उस मेवाड़ती ने अकबर के पास रखी। क्या आज राजनीति में इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना देश प्रेम और इतना बलिदान है? अकबर देखते रह गया कि इस राणा की जो सरदार है वो तो अपनी आखिरी इच्छा हिंदू पद्धति से अपने अंतिम संस्कार करती है। संधि सुलह यशस्वी नहीं हो पाया, चित्तौड़ में निकल गए। फिर उसने अपने साबूतों पर, अकबर ने अपने साबूतों पर 80 और 120 किलो की बारूद रखकर उस किलो के बुरुज को ढाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब शाम के वक्त बुरुज को जो तंदुरुस्त करते वक्त वहाँ पे जयमल राठौड़ दिखा, तो अकबर ने यहाँ से गोली मारी उसको। जब वो निकल गया तो फिर पत्ता सिसोदिया ने अपनी चर्चा की और ठहरा कि हम अब शाका करेंगे। भाइयों, शाका मतलब अपने जान पर न्यौछावर होकर लड़ना, जिसे मौत का पता है, लेकिन देश धर्म और माते के लिए जो अपने कंधे पर केशरिया वस्त्र पहनकर जी जान से लड़ता है, उसे केशरिया और शाका कहते हैं। फिर चर्चा हुई किले में। चर्चा होने के बाद पत्ता सिसोदिया की जो रानी थी फूल कंवर, उन सब रानियों ने, वहाँ की औरतों ने, माँ बहनों ने ठहराया कि हम जोहर करेंगे। चित्तौड़ में एक दूसरा जोहर था। जोहर के वक्त उन्होंने तय किया कि हम जोहर करेंगे और सुबह शाका होगा। और उस सब नारियों ने, 13,000 नारियों ने 8 मार्च 1868 को उन्होंने अपने चित्तौड़ के किले में दूसरा जोहर किया। तब
ज्वाला देखी बाहर से छावनी में, अकबर के छावनी से राजा तोरड़मल ने, तो उसने बता दिया कि कल सुबह शाका होने वाला है। जब सब माँ बहनों ने अपनी जोहर करते वक्त अपना जो लिबास होता है शादी का लिबास पहन के अपने सब पुरखों को, अपने पति को, अपने लड़कों को, अपने पिता को स्मरण करके, अपने देव देवताओं को स्मरण करके हाथ में नारियल लेके जलती चिता में अपने आहुति देती है, अपने स्वत्व के लिए और अपने चरित्र के लिए आहुति देती है, उसे जोहर कहा जाता है। जोहर सिर्फ अपने राजपूताना में हुआ, जोहर सिर्फ मध्य युग में हुआ। मैं जोहर के बारे में इसके बाद बताऊंगा। तो उस रात, उस दिन जोहर होने के बाद दूसरे दिन चित्तौड़ के दरवाजे खुले, और चित्तौड़ के दरवाजे खुलते ही जो अपने राणा के सैनिक थे वो मुगलों पर ऐसे टूट फूट पड़े कि जितने एक एक ने चार चार को मारा। और हमने एक स्लोगन सुना है, सर कटे फिर भी धड़ लड़े ओ राजपूत। और उस दिन सेनापति जयमल राठौड़ का भाई कल्ला राठौड़ था, कल्ला राठौड़ ने अपना सर कटने पर भी लड़ता रहा और मुगलों को मारता रहा। वो कल्ला राठौड़ था और इतनी पराक्रम की शर्त की, लेकिन आखिरी राणा के सैनिक ने आखिरी जान तक मुगलों पर वार किया। सैनिक सब मारे गए और मुगलों के सैनिक, अकबर के सैनिक हैवान की तरह किले में घुसे। किले में घुसने के बाद वहाँ पे जो 30,000 लोग थे उनका दमन किया, 3 दिन तक दमन किया। और आज के इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर सम्राट था। अकबर सम्राट है कि जो निशस्त्र, निहत्या, अनजान लोगों की हत्या करता है, क्या उसे सम्राट कहा जाता है? क्या यह इतिहास है? क्या यह सच है? ये भी बात सोचने वाली है। 1862 के बाद दमन हो गया और एक बात गोगुंदा में राणा उदय सिंह को पता चल गई। राणा उदय सिंह बहुत दुखी हो गए। राणा प्रताप जी ने उसी दिन गोगुंदा के नदी के किनारे सबों को बुलाकर चर्चा की और जो शहादत थे, जो वीरगति प्राप्त होती, उनके लिए बाल देकर तर्पण किया और अगली लड़ाई के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। 1862 के बाद, 1562 के बाद उदय सिंह बहुत सारे कमज़ोर हो गए। उदय सिंह ने आखिरी 1572 में अपने देहांत से पहले उनकी जो रानी थी, जो भटियानी देवी रूप कंवर थी, वो भटानी देवी ने अपना जो लड़का था जगमाल, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का मोहपाश राणा उदय सिंह पर डाला। और राणा उदय सिंह ने अपने जीवन के आखिरी वक्त उसे अपना उत्तराधिकारी चुना। इसके बाद जो उदय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ, तो राजपूतों में जो सबसे बड़ा बेटा होता है, वो बेटा कभी भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाता नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के लिए अपने राजमहल में रहता है और उसका राजमहल में राज तिलक होता है और अगला राजा होता है। जब वहाँ पे किशन चुंडावत ने देखा, ग्वालियर नरेश राम सिंह ने देखा कि यहाँ पे राणा प्रताप है और जगमाल नहीं है। उन्होंने जगमाल के भाई सगर से पूछा कि जगमाल क्यों नहीं है, तो सगर ने बताया कि उसको तो राज तिलक हो रहा है, वो तो राजा बन गया है। वहाँ के जो सामंत सरदार थे उनकी बात मंजूर नहीं थी, वहाँ से तुरंत निकले और उन्होंने देखा कि राणा प्रताप जी भी यहाँ से निकल चुके हैं। राणा प्रताप जी गोगुंदा के बाहर, गाँव के बाहर एक बावड़ी थी, उस महादेव के मंदिर में थी। और सभी सरदार सामंत जो गए, उन्होंने देखा कि राजमहल में तो राज तिलक चल रहा था जगमाल का। उन्होंने दोनों हाथ से उठाया, उसमें एक हाथ किशनदास चुंडावत, जो राणा जी के जो दरबार में बहुत एक महत्वपूर्ण और एक बहुत उनको सम्मानित व्यक्ति थे, और दूसरे थे कि अपने किशनदास चंडावत और ग्वालियर नरेश थे राम सिंह थे। दोनों उसको हाथ को उठाया, आपकी जगह सामने राजकुमार की जगह है, ये जगह अपने राणा प्रताप सिंह जी। और उन्होंने जो बावड़ी के पास जो महादेव के मंदिर में बैठे थे, वह पत्थर पर नॉर्मल उनका राज तिलक करवाया और उनको गोगुंदा के राजमहल में लाकर उनका राज तिलक कराया। और उसी दिन राज तिलक के बाद अपने महाराणा प्रताप जी ने एक पन किया कि जब तक मैं चित्तौड़ नहीं लूँगा तब तक मैं सोने और चांदी के बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मैं चित्तौड़ नहीं लूँगा तब तक मैं अच्छे सेज पर नहीं सोऊंगा, मैं घास पर सोऊंगा, ऐसा प्रण लिया। और इसके बाद उन्होंने अपने राज्य कारभार शुरू किया। अकबर ने देखा कि अब ये नया राजा है, उदय सिंह तो माने नहीं थे। उन्होंने फिर अपने 4 दूत भेजे और 4 दूत भेजने के बाद उन्होंने महाराणा प्रताप जी को वश करने की कोशिश की। अकबर जानता था कि जब तक मैं मेवाड़ नहीं लेता तब तक मैं सम्राट नहीं बनता। और फिर अकबर ने 4 दूत भेजे
वो 4 दूत बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने 1 साल समझाने की कोशिश की। आज हमको ये समझना है कि इतना समझाने के बाद भी महाराणा प्रताप जी ने अधीनता क्यों स्वीकार नहीं की, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पहला आया था जलाल खान कुर्ची था, वो शातिर था, बहुत होशियार था, उसका सेनापति, उसका प्रमुख सरदार था। वो महाराणा जी के पास आया, उन्होंने मेवाड़ की अधीनता स्वीकारने में कितने फायदे हैं ये बताए। लेकिन महाराणा जी ने बताया, महाराणा जी ने उसको मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास बताया, बापा रावल का इतिहास बताया, राणा कुंभा का बताया, राणा सांगा का बताया कि हमारा इतिहास है, हम अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। उन्हें देखा कि राणा प्रताप जी नहीं मान रहे। उसके बाद 3 महीनों के बाद अकबर ने मानसिंह को भेजा। मानसिंह को तो आप सब जानते हैं, जो बीकानेर के जो आमेर का राजा था भारमल, उसका नाती था। भारमल को 4 बेटे थे, भगवंत दास, भागवत दास और ऐसे 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा जो था वो बड़े बेटे का मानसिंह बेटा था। जब मानसिंह को भेजा गया, वो कहानी तो सुनना बहुत एक रंजक लगता है कभी कभी। जब मानसिंह आया तो मानसिंह गुजरात से चित्तौड़ वापस जा रहा था। तो चित्तौड़ वापस जाते उसे संदेश आ गया अकबर का कि तू जाकर इसको संधि सुलह कर अकबर के पास। तो मानसिंह आते आते डूंगरपुर को आया। डूंगरपुर को वहाँ पे युद्ध किया। वहाँ 2 भाई थे, भतीजे थे राजा के, उनका कत्ल किया। बाद में उसने बहुत सारी सेना चित्तौड़ भेज दिया और संधि सुलह के लिए वो महाराणा प्रताप जी के पास आया। महाराणा प्रताप जी के पास आने पर महाराणा प्रताप जी ने देखा कि बिन बुलाए मेहमान है, लेकिन ये आ रहा एक राजपूत है। उन्होंने उदयपुर के झील के जगह उनको शाही स्वागत किया, शाही पद्धति से उसका स्वागत किया, जो शामियाना बिछाया। मानसिंह को लगा कि ये सब देखकर तो मानसिंह खुश हो गया कि महाराणा प्रताप जी ने तो मेरा शाही स्वागत किया। फिर महाराणा प्रताप जी ने उसका शाही स्वागत करने के बाद संधि सुलह की बात आ गई। मानसिंह उसके ओर से बता रहा था कि अगर आप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लोगे तो आपको कितनी अच्छी मनसबदारी मिलेंगी, कितना सम्मान मिलेगा, और डर बता रहा था कि अकबर कितना शक्तिशाली है। ये मानसिंह अपने बाजू से उसे समझा रहा था। मानसिंह हर तरीके से कोशिश कर रहा था कि राणा प्रताप जी मान जाए, कि संधि सुलह हो जाए। लेकिन महाराणा प्रताप जी उनकी बात बता रहे थे कि सुलह क्यों नहीं करना चाहिए। महाराणा प्रताप जी को मालूम था कि सुलह करने का मतलब क्या है, संधि करने का मतलब क्या है, संधि करने से क्या होगा, ये महाराणा प्रताप जी उसको बता रहे थे। ये मुगलों की संधि सुलह इतनी आसान नहीं थी। इतने लोग आने पर भी महाराणा मान नहीं गए। क्यों मान नहीं गए? उनकी संधि सुलह इतनी आसान नहीं थी। वो उनके संधि सुलह में पहली बात ऐसे होती थी कि हमारे घर से शादी ब्याह के कौटुंबिक जो विवाह संबंध प्रस्तापित करो। जितने राजपूत राजाओं ने, जितने हिंदू राजाओं ने मुगलों के साथ संधि सुलह किया, सबसे पहले उनको अपने बेटियां बहनों की उनके साथ शादी करना पड़ी। ये राणा जी को पता था। उन्होंने मानसिंह को बताया कि अगर संधि सुलह करना है, उनकी अधीनता स्वीकार करना है, तो हमारे घर के बेटियों की, हमारे बहनों की शादी उनके साथ करना पड़ती है। उनके साथ सुलह करना है तो हमारे जन सामान्य लोगों को उनका अधिकार संपन्न करना पड़ता है, उनके दरबार में जाके इंतजार करना पड़ता है, उनके धर्म को अपनाना पड़ता है, उनके धर्म के रीति रिवाज को अपनाना पड़ता है, अपना अपना स्वाभिमान उनके पास गुलामी रखना पड़ता है। और हमारा इतिहास ऐसा नहीं है। मेवाड़ का इतिहास एक गौरवशाली त्याग, बलिदान और परंपरा का है। मैं संधि सुलह नहीं करूंगा। संधि सुलह ऐसी बात तो नहीं है कि क्या हमने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, हम हमारा राज करे, वो हमारा राज करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधीनता स्वीकारना का मतलब हमारी बेटियां उनको देना। जिन जिन राजपूत राजाओं ने तब तक संधि सुलह की थी, उन सब राजाओं ने अपनी बेटियां, अपनी बहनों की शादियां उनके घराने के बहुत सारे आदमियों से की थी। आमेर के भारमल राजा ने संधि सुलह की थी, जो अपनी बेटी हरकाबाई, जोधाबाई की शादी उससे की। उसके और भी घर में की और भी बहुत सारी बेटियों ने शादियां उनके शहजादों से की। जो राजपूत राजाओं ने अधीनता स्वीकार की, उन्होंने बहुत सारी अपनी बेटियां उनसे शादियां उनसे की। और एक बात राणा प्रताप जी को कभी मंजूर नहीं थी। राणा जी ने कहा कि हम स्वाभिमानी हैं, ऐसे अधीनता स्वीकार करने से हम मौत को स्वीकार करेंगे। और राणा जी ने जब ये मानसिंह को बताया, और मानसिंह को बताया कि अगर तू उसकी गुलामी छोड़ देता है, तू इस पक्ष में आता है, तो हम सब मिलकर ये विधर्मी, विदेशी और ये जो साम्राज्यवादी इनको खदेड़ देंगे। त्याग, बलिदान, देशभक्ति देखकर मानसिंह स्तब्ध हो गया। मानसिंह राणा प्रताप जी को
1% भी उसकी मन को बदला नहीं पाया। लेकिन एक बात हुई कि मान सिंह के मन में ये देशभक्ति देखकर उसे लगा कि अरे, इतनी देशभक्ति देखकर उसके मन में राणा जी के बारे में एक जगह होगी। लेकिन कोई तरीके से, कोई बढ़ावापन करके भी मान सिंह कभी भी राणा जी को माना नहीं पाया। और फिर बाद में जो ये बिन बुलाए मेहमान था, लेकिन वो मेहमान था, अतिथि देवो भव। और राजपूतों के घर पे बिन बुलाए मेहमान आए तो उसकी तो बहुत खातिरदारी करना पड़ेगी। फिर उसको उदयपुर के झील में उसको एक शाही भोज दिया, लेकिन उस शाही भोज में राणा जी गए नहीं। उन्होंने अपना बेटा कुंवर अमर सिंह को भेजा। अमर सिंह को देखकर मान सिंह ने पूछा कि राणा जी क्यों नहीं आए? तो अमर सिंह ने बताया कि उनके पेट में दर्द है, उनके पेट में दर्द है इसलिए नहीं आए। लेकिन मान सिंह भी कम नहीं था, उसने सोच लिया कि राणा जी क्यों नहीं आए। राणा जी नहीं आए तो फिर उसने खाने से इनकार कर दिया और उसने बताया कि मैं आपका अभी जो खाना है वो अभी मैं आगरा से लाता हूँ। उसको बहुत गुस्सा आया और किशनदास चुंडावत उनकी लपक झपक हुई, भामाशाह की लपक झपक हुई। और उन्होंने जाते वक्त कहा कि आते वक्त आपका जो फूफा है अकबर, उसको भी लेकर आना, क्योंकि राणा जी उसके साथ खाना नहीं खाना चाहते थे। राणा जी उसको राजा नहीं मानते थे, इसलिए वहाँ पे बहुत अनबनी हुई और उसकी जो बर्तन थे उसको झील में फेंका गया, उस जगह को गोमूत्र से पवित्र किया गया। ऐसी बातें हुई और मानसिंह सिंह वापस चित्तौड़ गया, बहुत गुस्से में निकल गया। अकबर को पता था मानसिंह से नहीं माना। मानसिंह बहुत छोटा था। मानसिंह 1550 का उसकी जन्म था, 23 साल का था जब राणा जी के पास उस अधीनता करने के लिए, जो संधि सुलह करने के लिए आया था। उसकी उम्र 23 साल थी, राणा जी से छोटा था। लेकिन वो इतना भारी भक्कम था, वो भी राजपूत शूर था। वो भी कोई घोड़ा उससे 2 घंटे से ज़्यादा उसको नहीं पाता था। 2 घंटे उससे घोड़ा बदलना पड़ता था, ऐसा मानसिंह था। लेकिन वो निकल गया। अकबर ने देखा, अकबर ने उस मानसिंह को बताया कि तू सरदार है, तेरे साथ नहीं खाना खाया, लेकिन तू उसको वश नहीं कर पाया, इसलिए मानसिंह पर अकबर गुस्सा हो गया। देखा कि 4 महीने बाद अकबर ने माना कि मुझे मेवाड़ चाहिए। फिर उसने मानसिंह का बाग भगवंत दास उसको भेजा। भगवंत दास आया। भगवंत दास बुजुर्ग था। भगवंत दास आने से उसका स्वागत राणा प्रताप जी ने बहुत सम्मान से किया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की। भगवंत दास ने बहुत बुजुर्ग के नाते समझाने की कोशिश की महाराणा प्रताप जी को कि अकबर बहुत शक्तिशाली है, अकबर से सुलह कर लो, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, अकबर के साथ आओ, आपको बहुत बड़ा पद मिलेगा, आपको बहुत अच्छी बातें मिलेंगी, बड़े मनसबदार बनोगे। बात वही थी कि अधीनता स्वीकार करना, संधि सुलह करना का मतलब है कि उनकी गुलामी स्वीकार करना, और वो कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने सामंत सरदारों से विचार विमर्श किया। सामंत सरदार के जो मुखिया थे, जो किशनदास चंडावत थे, बता दिया कि हमारी संस्कृति किसकी गुलामी करने से बजाय हम मौत को अपनाएंगे।